वेलकम टू एग्जाम पीर। आपका स्वागत करता हूं मैं वसीम अकरम। आपके अपने चैनल एग्जाम पीर में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतर ज़बरदस्त होंगे। तो पिछली क्लास के अंदर जैसे कि मेरी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, आज एक महत्वपूर्ण सेशन एसएससी जीडी के थ्रू और हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर क्लर्क यूपीपीसीएल ईटीसी जो भी स्टेट एग्जाम्स इस टाइम वर्तमान में कंडक्ट होने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन 2020 क्वेश्चंस की सीरीज होगी जिसको हम बहुत बेहतर तरीके से कवर करने वाले हैं। तो सभी कैंडिडेट जल्दी से जल्दी सेशन से जुड़ जाएंगे और जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटा प्रेस कर देंगे, जिससे कि सभी आने वाली अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। क्लियर? तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन होगा हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ठीक है, तो सब आंसर क्या होगा आपका? फीमर। क्या नाम होगा? फीमर। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? क्या आंसर होगा? फीमर। बाकी सभी ऑप्शंस जो होंगे उनको भी इसी क्लास के अंदर रिकवर कर लेंगे, जिससे कि बहुत बेहतर कंसेप्ट के साथ इस क्लास को कवर किया जा सके। तो जैसे कि अगर हमने बात करनी है तो आप एक नाम जानते हो जिसे हम बोलते हैं कंकाल तंत्र। किस नाम से जानते हैं? कंकाल तंत्र। कलर चेंज कर लेते हैं भी, ठीक है, एक मिनट बस। वाइट। कंकाल तंत्र जिसे आप किस नाम से जानते हैं? मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल। इसी के मानव कंकाल तंत्र को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा अक्षीय कंकाल। क्या होता है? अक्षीय कंकाल। दूसरी तरफ होता है हमारा उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन, और इसको क्या बोलते हैं हम? एपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर हम बात करें तो सबको पता होगा मानव कंकाल तंत्र के अंदर टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 206, 206। अक्षीय कंकाल के अंदर याद रखनी है कितनी होती है? टोटल 80। जबकि उपांगीय कंकाल के अंदर कितनी होती है? टोटल 106। कितनी होती है? 106। अगर हम इनके भी थोड़ा सा रेशियो देखें तो याद रखना है आपको कि इन 80 के अंदर किस तरीके से फॉर्मेशन में डिवाइड होती हैं। तो आप नाम जानते हो एक जिसे हम करोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल। स्कल, जैसे कि ये वाला सिरा है हमारा, क्या है ये? स्कल। तो स्कल के अंदर हमने मेंशन करनी है तो टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 22। इन्हीं 22 हड्डियों के अंदर और फॉर्मेशन देखना तो आपसे पूछ लेता है कि चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप आंसर देंगे 14, 14। फिर वो पूछेगा कि जिसे आप करोटी बोलते हो, कपाल जिसे आप जानते हो कपाल के नाम से, उसके अंदर टोटल कितनी होती है? 8। तो टोटल कितनी होगी? 14 + 8, 22। तो हमको पता चला कि जिसे आप स्कल के नाम से जानते हो, जो आप एक भूत की खोपड़ी देखते हो, उसके अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 22। उसी के बाद में हमें याद रखना है हमारी नेक्स्ट क्या हड्डी आएगी? ये होती है हमारी पेशियां, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? रिब्स। रिब्स की संख्या अगर हम बात करें टोटल कितनी होती है? 24। लेकिन अगर हम पेयर में बात करें, जोड़ी में, जोड़ी, तो कितनी होती हैं? 12। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं नंबर 3 पर, तो आपने नाम सुना होगा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, इसी के अंदर कितनी होती हैं? 26। लेकिन अगर हम इसके अंदर कशेरू की ऐड कर लेते हैं, क्या? कशेरू की, तो टोटल कितनी होती है? 33। कशेरू की कितने होते हैं? 33। लेकिन रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है, जिसे आप मेरुदंड के नाम से भी जानते हैं, कितनी होती है? 26। फिर उसी के बाद में थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी के बाद में एक क्या होती है हमारी? टाइबोन, छाती की हड्डी, टाइबोन। तो देखो, स्कल पेशियां कितनी हो गई? 24। तो एक रेशियो लिख लेते हैं, जैसे कि 22 स्कल के अंदर, 24 किसके अंदर हुई? हमारी पेशियां। देन हमने नेक्स्ट पढ़ी रीढ़ की हड्डी कितनी? 26, और एक क्या हो गई हमारी? टाइबोन। तो टोटल कितनी हुई? 6, 4, 10, 2, 12 और 1, 13, और 2, 2, 4, 2, 6, एक ये हो गई 73। क्लियर हुआ? कितनी हो गई? 73। फिर और अगर रेशियो देखना है देखो नेक्स्ट, आपने नाम सुना होगा कान, ईयर। क्या होता है? अभी इंग्लिश में बोलते हैं ईयर, ईयर्स। सभी को पता है मानव शरीर में 2 कान हैं, ठीक है। तो हम एक बार मेंशन कर लेंगे कि एक कान के अंदर कितनी हड्डी होती हैं। तो याद रखना एक कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, टोटल कितनी? 3। अगर हम उन्हें मेंशन कर रहे हैं एक नाम से, तो क्या ले लेंगे हम नाम उनका?
जैसे कि हम बोलते हैं एक को इनकस, मैलियस और नेक्स्ट होती है स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपी, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे कान के अंदर। तो एक कान के अंदर 30, मैलियस, इनकस और स्टेपीज एक कान के अंदर 3, तो दोनों कानों के अंदर कितनी होगी? 3 + 3 6। इसके अंदर अगर 6 ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा? 79। कितना हो गया? 79। और इसके अंदर एक हमारी हायोइड बोन, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? +1। 1 कौन सी है हमारी? 1 है हमारी हायोइड बोन। क्या है? हायोइड बोन। तो टोटल कितनी हो गई? 80। कितनी हो गई? 80। 80 हड्डियां हमने कहा देख ली? अक्षीय कंकाल के अंदर हमने मेंशन किया। एक बार देख लेते हैं रिवीजन 2 मिनट में। स्कल के अंदर अगर हमें बात करनी है, करोटी के अंदर कितनी होती है? टोटल 22। चेहरे के अंदर 14। करोटी जिसे आप कपाल बोलते हैं उसके अंदर 8। टोटल पेशियां कितनी होती हैं? जोड़े में पूछेगा तो 12। वैसे कितनी होती हैं? 24। रीढ़ की हड्डी जिसे आप मेरुदंड के नाम से भी जानते हो, कितनी? 26। अगर कशेरुकी के साथ ऐड करना है तो कितनी हो जाएगी? 33। अब देखो इधर हमने वो रेशियो लिखा, तो एक कान के अंदर 3, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे अगर छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज कान के अंदर पाई जाती है। तो एक कान के अंदर 3, तो दोनों कानों के अंदर कितनी होगी? टोटल 6। तो 73 के अंदर हमने 6 ऐड किया, कितना हो गया? 79। और एक क्या हो गई हमारी? हायोइड बोन। क्या हो गई? हायोइड बोन। तो टोटल कितनी हो गई हमारी? 80। तो हमने एक्सियल देख लिया है कि अक्षीय कंकाल के अंदर हमने किस प्रकार से हड्डियां देखी। अगर हमने उपांगीय कंकाल की बात करनी है, उपांगीय कंकाल, तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे कि सब आप नोट डाउन कर सकें। ये जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। हो गया? तो चलते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं बस साइड। याद रखना इनका रेशियो सबका। अब देखना है भाई, अब हमारा एक तरफ आया, हमने एक पोर्शन कंप्लीट किया जिसे हमने क्या बोला? एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल। याद रखना जिसे हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं मानव कंकाल तंत्र, वो अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। किनसे? अस्थि और उपास्थि। अगर हम अस्थि की बात करेंगे तो वो क्या होता है? कठोरतम उत्तक होता है। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है हमारा? दूसरी तरफ एक तरफ उपास्थि जिसे हम क्या बोलते हैं? मुलायम उत्तक बोलते हैं। जो मुलायम होती है, जैसे कान की हड्डी है, इसे आप 360 भी घुमा सकते हो तो ये वापस से वहीं पर आ जाती है। क्लियर है ना? तो मानव कंकाल अस्थि और उपास्थि से ही निर्मित होता है, जिसके अंदर 206 हड्डी हैं, जिसमें हमने एक्सियल कंप्लीट कर लिया है। दूसरी तरफ हमने देखना है कि उपांगीय कंकाल के अंदर क्या क्या मेंशनिंग होती है। उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल की हमने बात करनी है तो मेंशन की थी हमने, टोटल हड्डियां कितनी थी इसके अंदर? 106। टोटल कितनी थी? 106। इन 106 का अगर हम रेशियो देखें तो 60 + 60, 60 + 106 हड्डियां, जिसमें याद रखना मेखलाएं, मेखलाएं जिन्हें आप क्या इंग्लिश में बोलते हैं? गर्डल्स। और एक तरफ होती है हमारी बोन लिम्स, बोन ऑफ लिम्स। क्लियर? तो देखना एक पैर और हाथ में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 30 और 30। कितनी हड्डियां होती हैं? 30 और 30। तो रेशियो हमारे हमेशा याद रखना है कि उपांगीय कंकाल के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 106, जिनमें रेशियो बोन ऑफ लिम्ब के अंदर कितना होगा? 30/30। और मेखलाओं के अंदर गडल्स की अगर हम बात कर रहे होंगे तो कितनी हो जाएंगी? 6। क्लियर? अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? फीमर। लेकिन हमें और ऑप्शन भी कवर कर लेने हैं, रेडियस और उल्ना। याद रखना दोनों किसके अंदर आती हैं? हाथ की हड्डियां होती हैं, हाथ की हड्डी, रेडियस और उल्ना। ऐसे ही टीबिया, हुमेरस भी हाथ की हड्डी होती है। मेटाकार्पल्स हुआ, जैसे रिस्ट की हड्डियां हुई, तो आपसे पूछ सकता है कि रिस्ट के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। इसी प्रकार से टीबिया हुई और फीबिया हुई, टीबिया फैबुला जिसे बोलते हैं, टीबिया फिबुला, टीबिया और फिबुला, ये दोनों किसके अंदर पाई जाती हैं? पैर के अंदर। क्लियर? हमारा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी थी? फीमर। हमारा आंसर फीमर। और बाकी हमने बहुत कुछ इस क्वेश्चन के अंदर कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो एक छोटी सी मिस्टेक है, आप इसे थोड़ा सा बस इसकी जगह 2022 कर लेंगे भी सब, ठीक है, और फिर सेम टू सेम क्वेश्चन देना है सबने। वो पूछेगा नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2022 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और थोड़ा सा ऑप्शन सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो कौन बताएगा जल्दी से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि हाँ इस टाइम वर्तमान में जो भारत है उसकी जीडीपी कौन से नंबर की है, कौन से रैंक की है। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा, फिफ्थ। कौन से रैंक की है, फिफ्थ। अगर हमने टॉप 4 देखनी है, टॉप 4, तो नंबर फर्स्ट किसकी है, यूएसए, देन नंबर सेकंड किसकी है, चाइना, के बाद जापान, फिर जर्मनी, जर्मनी, और नंबर 5 पे कौन है वर्तमान में, इंडिया। नंबर 5 पे कौन है, इंडिया। याद रखना 6th रैंक पर कौन है, यूके। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से देश को पछाड़कर इंडिया 5th रैंक की पूरे विश्व में सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। तो यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी क्या बन गई है, अर्थव्यवस्था बन गई है। ओके, अगर हमने देखना है कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में जिसे आप इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हो, इसी की स्थापना किसने की थी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इनकी ही बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी ही बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत बार पूछा गया है कि एडम स्मिथ को, वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है, एडम स्मिथ। क्लियर, वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है, एडम स्मिथ। अब देखो छोटी सी एक बात सीख लेते हैं। अगर मान लो कि नॉमिनल जीडीपी एक शब्द आया, यहाँ पर सबने देखना है जीडीपी एक शब्द आया, तो जीडीपी होता क्या है, जीडीपी, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रोस डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोलेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। मान लो देश की अगर हमने वर्तमान में जीडीपी निकालनी है तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जीडीपी के लिए, यहां पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें देश के वर्तमान में जीडीपी निकालनी है तो नंबर इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, सी फॉर कंजप्शन प्लस आई फॉर इन्वेस्टमेंट प्लस जी फॉर गवर्नमेंट परचेस प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं कि किस चीज को किससे डिनोट किया गया है। जैसे सी हमने यूज किया, आई हमने यूज किया, जी यूज किया, एक्स यूज किया और एम हमने यूज किया। तो 5 सिंबल हमने यूज किए किसे निकालने के लिए, जीडीपी को निकालने के लिए। तो देखो अगर हम बात कर रहे हैं C4 क्या होगा, कंजप्शन, कंजम्पशन। कंजप्शन का मतलब उपभोग कितना किया है उस चीज का हमने, ठीक है, कि उसका उपभोग हमने क्या कितना किया है। अगर हम 10 भी नेक्स्ट बात करेंगे I4, तो I4 क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमने कितना इन्वेस्ट कर रखा है। उसके बाद G4 गवर्नमेंट परचेस, गवर्नमेंट परचेस, कितना गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा गया है। उसी के बाद एक्सपोर्ट क्या, एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, और M4 क्या होगा, इंपोर्ट। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम देश की क्या निकाल सकते हैं, जीडीपी निकाल सकते हैं जब भी आपने जीडीपी निकालनी होगी। याद रखना वर्तमान में अगर हम बात करें 2022 के सेशन के लिए तो 8.7% हमारी जीडीपी रहने की उम्मीद है भारत की। वर्तमान में अगर तुमसे 2022 की जीडीपी रेट पूछें, आंसर क्या देना है, 8.7%। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी कैंडिडेट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी सेशन से जुड़ जाएंगे जल्दी से जल्दी, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कैसे लगे आपको सब क्वेश्चन। ये चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर क्वेश्चन हमारा आया थर्ड। कौन सा नंबर आया भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत स्पेशल क्वेश्चंस हैं, ये आपसे वादा है कि आप जिस दिन भी एग्जाम में बैठेंगे, कोई सा भी एग्जाम हो स्टेट का, आप एक बेहतर अनुभव पाएंगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ रखा है। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं तो देख रहे हैं भाई, सोवियत संघ वर्ष किस में टूटा, वो कौन सा वर्ष था जब सोवियत संघ टूटकर बिखर गया।
इसके पीछे की बैकग्राउंडिकल हिस्ट्री हम इसी क्वेश्चंस के अंदर कवर कर लेंगे, और इसी क्वेश्चंस के अंदर हम ये भी देख लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा पार्ट वो इसी क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाएगा। तो देखते हैं भाई, सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था, तो आपने आंसर देना है 1991। अब एक चीज देखनी है कि एक कहां से क्या नाम बना जिसे आप कहते हो, तो आप एक नाम जानते होंगे शीतकालीन युद्ध जिसे बोलते हैं कोल्ड वार। क्या बोलते हैं? कोल्ड वार। इस कोल्ड वार की शुरुआत 1949 से लेकर 1989 तक थी, और यही 1989 में जब खत्म हुआ तो उसी के फलस्वरूप 1991 में सोवियत संघ क्या हो गया? टूटकर बिखर गया। याद रखना, जैसे कि वर्तमान में आप यूएसए को जानते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वैसे ही यूएसएसआर पहले जाना जाता था, जिसे वर्तमान में आप किस नाम से जानते हो? रसिया के नाम से। तो यूएसएसआर का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, यू फॉर यूनाइटेड, एस फॉर स्टेट, एस फॉर सोवियत, आर फॉर रसिया। तो ध्यान से समझना, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो देखो, इस शीतकालीन युद्ध होता है किन किन के मध्य? यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। और कब से कब तक चलता है? 1949 से लेके 1989 तक, 1949 से लेके 1989 तक ये शीतकालीन युद्ध चलता है। कैसे? आपको सबको पता होगा कि पहले भी जो पहले यूएसएसआर राज्यों का समूह था। क्या था? राज्यों का समूह। इसी राज्यों के समूह को यूएसए ने क्या कहा? तोड़ने का प्रयास किया, जो वर्ष 1991 में टूटकर बिखर गया। अब देखो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, किस प्रकार से यूएसए ने थोड़ी थोड़ी पावर देकर, जैसे कि वर्तमान में अगर हम देख रहे हैं तो आपको सबको पता होगा कि रसिया वर्सेस यूक्रेन का महायुद्ध अभी वर्तमान में चला था। ठीक है, रसिया वर्सेस यूक्रेन। तो देखो आपको पता था कि यूरोप में जो सीमा साझा करने वाले देश हैं, रसिया ऐसा देश है जो एशिया में भी पड़ता है और यूरोप के अंदर भी पड़ता है। तो यूरोप के जो देश थे उन पर अधिकतम किसका उपनिवेश था? रसिया का। लेकिन उन देशों को यूएसए ने क्या किया, क्योंकि पहले राज्यों के समूह थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा यूएसए ने कि आप राज्यों को थोड़ी थोड़ी पावर देनी अनाउंस की, कि मैं ही अगर आपको पीछे से एक पावर दे दूं कि आप जो करना चाहें कर लो और बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। तो इस प्रकार से यूएसए ने क्या काम किया, जो यूएसएसआर के अंदर लगने वाले राज्य थे, जैसे रोमानिया हुआ, बेलारूस हुआ, पोलैंड हुआ, यूक्रेन हुआ, क्रीमिया हुआ, इस प्रकार के जो वर्तमान में यूरोप के देश हैं, ये पहले किसके उपनिवेश में थे? सबके सब रसिया के उपनिवेश में थे। लेकिन यूएसए ने धीरे धीरे इनको क्या कहा कि मैं पीछे से शक्ति देता हूं, आप एक नए देश के रूप में उभर जाएं। क्या कहा? थोड़ी थोड़ी शक्ति दी। किसको? यूएसएसआर के राज्यों को। तो ये राज्य क्या हुए? आपस में विभाजित हो गए। वही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सोवियत संघ वर्ष कब टूटा था, तो 1991 के अंदर। और ये युद्ध किसके फलस्वरूप? एक शीतकालीन युद्ध के फलस्वरूप हुआ था। थोड़ा सा और देख लेते हैं भी हम, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन बना रसिया का, तो हमें कंप्लीटली याद होनी चाहिए इसकी राजधानी क्या है, राजधानी। हमें इसकी मुद्रा भी याद होनी चाहिए, इसके हमें प्रेसिडेंट भी याद होने चाहिए। अगर हम इसकी राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है? मॉस्को। अगर हम इसकी मुद्रा की बात कर रहे हैं, मुद्रा क्या है? रूबेल। अगर हम इसके प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो व्लादिमीर पुतिन। कौन होंगे? व्लादिमीर पुतिन। यही वो प्रेसिडेंट है जिसने रसिया की कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर वो एक नया प्रमाण जारी कर दिया है कि 2036 तक, कब तक? 2036 तक केवल और केवल प्रेसिडेंट कौन रहेगा? व्लादिमीर पुतिन। अन्य कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद को धारण नहीं कर सकता। कहां पर? रसिया के अंदर। उसने ऐसी प्रोविंसेस कर दिए हैं रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि 2036 तक केवल कौन ही रहेगा राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन। याद रखना, यही रसिया जिसे आप जानते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में फर्स्ट रैंक पर आता है। कौन से रैंक पर आता है? फर्स्ट रैंक पर। तो एक छोटी सी सबने ट्रिक जानी होगी जिसे आप बोलते हैं क्या? रकूक बाई। रकूक बाई, ये क्या है? ये विश्व के 7 बड़े देश, विश्व के 7 बड़े देश। तो याद रखना, फर्स्ट रैंक पर कौन सा है? रसिया। और हमारा भारत कौन सी रैंक पर है? 7th रैंक पर। और रसिया कौन सी रैंक पर होगा? फर्स्ट रैंक पर। फर्स्ट रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद एंड ऑफ द सीजन इंडिया कौन सी रैंक पर होगा? 7वीं रैंक पर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी कैंडिडेट और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक एक ही क्वेश्चन के अंदर यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन मिला। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस श्रेणी से निकलती है? तो देखो, चार चार मेंशन करा रखे क्वेश्चन, जल्दी से मेंशन करो कौन सा होगा। क्या होगा भाई? सबको पता होगा, अमरकंटक की पहाड़ियां। कहां से निकलेगी? अमरकंटक की, थोड़ा गलत लिखा हुआ है भी, ठीक है, ये इसे सही कर लेते हैं, काट देते हैं। कहां से निकलेगी? अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, हमने 1% मान लिया कि हमने ये क्या बना लिया, उत्तर भारत हमने मेंशन किया। ठीक, क्या लिया? उत्तर भारत। एक मैप ले लेते हैं, 1 मिनट बस कैंडिडेट, 1 मिनट, 1 मिनट, जिससे कि और बेहतर समझ में आएगा तुम्हारे। ये देखो, 1 मिनट बस, इसमें ही सीख जाएंगे सब बहुत बेहतर। इसे बड़ा कर लेते हैं बस थोड़ा सा, कोई आजा बढ़िया सा मैप पे ही। 1 मिनट, ये देखो, ये देखो भाई सब कैंडिडेट, ये देखो। अगर हमने ये देखना है इस प्रकार से, तो हमने मेंशन कर रखा है भाई कि ये हमारा क्या है। 1 मिनट बस, पेन चेंज कर लेते हैं। ये क्या है भाई हमारा? उत्तर भारत। ये क्या होगा हमारा सब इस प्रकार से ऊपर तक, उत्तर भारत। अब उत्तर भारत के अंदर हमने देखना था कि नर्मदा नदी का उद्गम, तो ध्यान से देखोगे इस प्रकार से, अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो नंबर फर्स्ट कौन सी होती है हमारी? काराकोरम श्रेणी। उसके बाद कौन सी होती है? लद्दाख। फिर उसके बाद कौन सी होती है? जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इधर कौन सी श्रेणी पाई जाती है नेपाल की तरफ हमारी? कैलाश श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रृंखला। और ये कौन सी है? काराकोरम। ये हमारी लद्दाख, और ये हमारी जास्कर। इन्हीं के बाद में ये अगर ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, याद रखना हिमालय 5 भागों में विभाजित है। कितने? 5 भागों में, 5 भागों में। नंबर फर्स्ट ट्रांस हिमालय, नंबर सेकंड ग्रेटर हिमालय, नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय, और नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? शिवालिक, नंबर फोर्थ शिवालिक, और नंबर फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा? ईस्टर्न हिमालय, जिन्हें आप क्या जानते हैं? पूर्वोत्तर की बहनों के अंदर पड़ने वाली हिमालय की पहाड़ियां। जैसे कौन कौन सी हो जाएंगी? बराइल की पहाड़ियां पूछेगा, गारी, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय की, इस प्रकार से असम की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की। तो ये ट्रांस हिमालय की कौन सी कितनी श्रेणियां हैं? 4। जैसे कि हमने अभी पढ़ा काराकोरम, नेक्स्ट क्या आएगी हमारी? लद्दाख, उसके बाद क्या आएगी? जास्कर, और फिर कैलाश, उसी के बाद ग्रेटर हिमालय और हमारा मिडिल हिमालय। फिर देखना, एक नेक्स्ट एक श्रृंखला स्टार्ट होती है जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? अरावली। किस नाम से जानते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला। और इसी श्रृंखला के नीचे कौन सी श्रृंखला आती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और इसी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से एक हमारी नदी का उद्गम दिखाई देगा, वो क्या होगी हमारी? उसी की एक श्रेणी होगी, अमरकंटक की पहाड़ियां। कौन सी श्रेणी होगी? अमरकंटक की पहाड़ियां। तो हमें पता चलेगा कि कौन सी श्रेणियां, तो हम इसी प्रकार से मेंशन करते हैं। जैसे कि ये अब अगर हमारी अरावली हो गई, तो इसी के नीचे क्या आएगी हमारी? इसी के नीचे आ जाएगी हमारी कौन सी? विंध्याचल। विंध्याचल के नीचे क्या होगी? सतपुड़ा। कौन सी? सतपुड़ा। तो हम इन्हें ब्रीफली पढ़ेंगे जब हम एक कोर्स के तौर पर इन्हें पढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी टॉप 20 क्वेश्चंस के थ्रू ये पढ़ाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जरा कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, इन पहाड़ियों को याद रखना। भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी होगी, पूछेगा कि भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सी है, आपने आंसर देना है अरावली पर्वत श्रृंखला। महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से है? अरावली से। पूछेगा साबरमती का उद्गम कहाँ से है? अरावली पर्वत श्रृंखला से। क्लियर? अरावली पर्वत श्रृंखला की ही याद रखना, एक माउंट आबू एक श्रृंखला पड़ती है जहां पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर पड़ते हैं। कहां पर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो जैनिज्म के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कहां पर अवस्थित है? माउंट आबू, माउंट आबू। और माउंट आबू का ही सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर।
पूछेगा कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, आपने आंसर देना है गुरु शिखर। तो देखो हमें आंसर मिला कि नर्मदा नदी कहां से निकल रही है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। क्लियर। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट देखो नर्मदा के बारे में जान लेते हैं कुछ। नर्मदा कितने किलोमीटर लंबी है, 1312 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है, 1312 किलोमीटर। लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सब अपना जल कहाँ गिरा रही है, खंबात की खाड़ी में। कहाँ जल गिराएंगे अपना, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में। आपको सबको पता होगा इस प्रकार से जब मेंशन करते हैं भारत को, तो ये कौन सा पोर्शन है हमारा, अगर ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, तो ये क्या क्षेत्र है हमारा, खंबात की खाड़ी। और यहाँ क्या है सब हमारा, अरब सागर। ये क्या है हमारा, अरब सागर। क्लियर है भाई, सबको पता होगा इतना तो, कि महाराष्ट्र के निचले कोना जो बिल्कुल इस तरीके से बनाते हैं, बढ़िया तरीके से दिखाते हैं। देखो कि इस प्रकार से जब मेंशन करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये क्या है, ये है हमारी खंबात की खाड़ी। और यहीं पर अपना जल कौन गिराती है, इस श्रृंखला से निकलते हुए अपना जल कौन गिराएगी यहाँ पर आकर, नर्मदा नदी। तो नर्मदा कितने किलोमीटर की है, 1312 किलोमीटर। इसी को किस नाम से जानते हैं भी, नर्मदा को रेवा के नाम से जानते हैं। पूछ लेगा, रेवा किस नदी के नाम से जाना नर्मदा को किस अन्य नदी के नाम से जाना जाता है, तो रेवा के नाम से जाना जाता है, याद रखना। इसी को नामोदास भी बोलते हैं, नामोदास। अगर हम नर्मदा की सहायक नदियां पढ़ें, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, नर्मदा की सहायक नदियां, सवाल की प्रबल संभावनाएं होती हैं कि सहायक नदियां जरूर से जरूर पूछी जाती हैं। नर्मदा की सहायक नदियां की अगर हम बात करें तो तवा, हिरण, दूधी, तवा, हिरण, दूधी, शक्कर, करजन, तवा, हिरण, दूधी, शक्कर, करजन, शेर, बनास, शेर, बनास, मान, शेर, बनास, मान और संग, ये सब क्या है, नर्मदा की सहायक नदियां। तो तवा याद रखना, नर्मदा की सबसे लंबी, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तवा। ठीक है, याद रखना, वो पूछेगा सवाल और एसएससी के द्वारा पूछा गया है कि नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है, तवा। ठीक है, उसी के बाद हिरण, दूधी, शक्कर, करजन, शेर, बनास, मान और संग, ये सब क्या है, सब की सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं। याद रखना, नर्मदा कैसी नदी है, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो अपना जल किस तरफ गिरा रही है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और अपना जल कहाँ, खंबात की खाड़ी में गिरा रही है। तो आशा करता हूं सबको बहुत बेहतर समझ में आया होगा नर्मदा नदी का उद्गम। ठीक है, याद रखना नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं जल्दी से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, जीडी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले को कौन सी घटना का जन्म दिया, याद रखना कब, फ्रांस की क्रांति। क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति। एक डेट मेंशन करना, 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़, कहां, पेरिस की भीड़, पेरिस की भीड़ ने बेस्टिल किले पर, किस पर, जिसे आप जानते हैं बेस्टिल जेल प्रकरण के नाम से, तो बेस्टिल किले पर क्या कर दिया, बेस्टिल किले पर, बेस्टिल किले पर चढ़ाई कर दी, जिसके फलस्वरूप वहां जो अवस्थित लोग थे वो क्या कर दिए गए, रिहाई कर दिए गए। उसी को वर्तमान में बेस्टिल जेल प्रकरण के नाम से जाना जाता है। और इसी के फलस्वरूप ये जो सरकार थी, जो क्या मान ली गई कि हाँ एक जो वर्तमान में फ्रांस है, कि वो क्या हो गया है, स्वतंत्र हो गया है 14 जुलाई को। इससे क्या माना गया कि हाँ एक फ्रांस की क्रांति का क्या हुआ, उद्गम हुआ, फ्रांस की क्रांति का। अभी वर्तमान में पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने मेंशन किया था कि सोवियत संघ कब विघटित हुआ था, 1991 के अंदर। रूसी क्रांति की बात करोगे 1971 के अंदर, 1971 के अंदर। जार के पतन, याद रखना, स्वेच्छाकारी शासन का अंत, स्वेच्छाकारी शासन का अंत, स्वेच्छाकारी शासन का अंत इसी जार प्रकरण के कारण हो गया। स्वेच्छाकारी
शासन का अंत इसी जार प्रकरण के कारण हो गया। याद रखना बेस्टिल जेल प्रकरण मोस्ट इंपोर्टेंट किसका, फ्रांस की क्रांति जो 1798 1789 से लेकर कब तक चली थी, 1799 तक। क्लियर, तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी बेस्टिल जेल प्रकरण। ठीक है, पेरिस की भीड़ ने बेस्टिल किले पर क्या कर दी, चढ़ाई कर दी, और वहां पर जो उपस्थित जो भी कैदी थे उनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया गया था। उसी को क्या माना गया था कि यहाँ से ही रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति का क्या हुआ था, उद्भव माना गया। क्या माना गया, फ्रांस की क्रांति का उद्भव माना गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक, इसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं एक बार लास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पत्तियों में मौजूद हरे रंग किस, पत्तियों में मौजूद हरा रंग, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। सभी को आंसर मालूम होगा, किस नाम से जाना जाता है, क्लोरोफिल। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है भाई, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है पत्तियों में मौजूद हरा रंग। इसी की अगर हम बात कर लें तो इसके जो देखो टिश्यू, सबको पता होगा कि टिश्यू किन्हें बोला जाता है, उत्तक, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तक। क्या बोलते हैं, उत्तक। जंतुओं में याद रखना, सवाल पूछ लेगा कभी भी एसएससी के एग्जाम में कि जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कौन कौन से होंगे, उपकला, उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, और नंबर 4 क्या होते हैं हमारे, तंत्रिका उत्तक। नंबर 4 तंत्रिका उत्तक। तो ये 4 क्या है हमारे, जरूर से जरूर याद रखने, पेपर के अंदर पूछ सकता है कि जंतुओं में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। नेक्स्ट हमारा क्या है, जाइलम। नेक्स्ट क्या है हमारा, जाइलम। तो जाइलम को याद रखना, जल और जल प्लस खनिज का, जल प्लस खनिज का जो संवहन करेगा वो कौन होगा, जाइलम। नेक्स्ट नंबर 4 क्या है हमारा, फ्लोएम। याद रखना, भोजन का संचयन, भोजन का जो संचयन होगा वो कौन करेंगे, फ्लोएम। तो दोनों याद रखना, जाइलम, देखो जे आ गया तो जल, फे आ गया तो फल, मतलब खाना वगैरह का क्या होगा, संचयन होगा। तो देखो कैंडिडेट, आज हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं जितने कवर हुए हैं, बहुत बेहतर तरीके से हमने क्वेश्चंस को कवर किया है। इनके अंदर कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आपको कवर कराया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। जो भी कैंडिडेट चैनल पर बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो को कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चंस कैसे लगे। ओके, गुड बाय।